क्या हाल है आप सबके। अंतिम प्रहार में नीट 2024 के लिए सेलेक्टेड असर्शन रीजन क्वेश्चन यूनिट 3 आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th 10 के करीब क्वेश्चन यहां से आप एक्सपेक्ट कीजिए। कई बार ये नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। बड़ा अच्छा असर्शन रीजन क्वेश्चन यहाँ के कंसेप्ट्स पे बन सकते हैं। हम सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हैं उनकी तरफ एक बार नज़र डाल रहे हैं एग्जाम से जस्ट पहले। पहला क्वेश्चन करिए। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने इसके बाद लिखा बिकॉज, और मुझे यह समझ में आ गया कि मैं यहां पर दो तरह से इसको सेटिस्फाई कर सकता हूं। एक तो ये कि सेल पूरा वो सारे काम कर सकता है जो एक जिंदा ऑर्गेनिज्म को करना है। बैक्टीरिया एक सेल है, इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकता है, वो सारे के सारे फंक्शन कैरी आउट कर सकता है जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को एस्क्राइब कर रहे हैं। दूसरा तरीका आप ये कह सकते हैं इसको क्वालिफाई करते हुए स्टेटमेंट कि अगर कोई चीज सेल से छोटी है तब वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकती। और इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम जो सबसे छोटी चीज इंडिपेंडेंटली लिविंग होनी चाहिए वो सेल होनी चाहिए। सो अगर आप यहां देखें, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सो यही वो तरीका है जिससे आपने इस बिकॉज को कंप्लीट करके अपने असर्शन को एक्सप्लेन किया। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है आपकी एनसीईआरटी की दोनों लाइन से। जाकर के ध्यान से देखिए और देखिए कहीं पर हेंस शब्द भी लिखा है। अगला करिए। Mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not part of the endomembrane system in the eukaryotic cell। तो सबसे पहले हमने देखा कि assertion ठीक है और हम इसके बाद because के साथ सोचना चाहते हैं कि इसकी क्या वजह है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहते हैं। ऑब्वियसली जब इसके नाम में मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनलीज है वो उनका कोई सिस्टम है जो कि फंक्शनली एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है और वो फंक्शन प्रोटीन्स या लिपिड्स को पैकेज करके कहीं ना कहीं उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने कहा न्यूक्लियर एनवलप इसका पार्ट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका पार्ट होगा, गोल्गी एपरेटस पार्ट होगा, गोल्गी एपरेटस से उठने वाले वेसिकल्स लाइसोसोम इसके पार्ट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी पार्ट होगा, वैक्यूल इसका पार्ट होगा। सो ये वो सारे पार्ट होंगे। अब आपने ये देखा कि यहां रीजन ये लिखा है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये बात तो ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बात नहीं लिखी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं है। सो इसलिए नहीं है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हालांकि मेम्ब्रेन बाउंड है लेकिन उनकी मेम्ब्रेन इन मेम्ब्रेन्स के साथ में फंक्शनली अटैच नहीं है। अगर यह लिखा होता तो आंसर 1 होता। तो मैं यहां पर ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूं। क्या कह रहा हूं कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ऑप्शन 3 करिए। कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन आयंस is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm of a plant cell। so ये एक plant cell है, हम ये कह रहे हैं कि इसमें ये एक वैक्यूल है, इसके अंदर जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन बाहर से सिग्निफिकेंटली हायर हो सकती है। स्टेटमेंट ठीक है बिकॉज मुझे समझ में आ गया कि ये जो मेम्ब्रेन है जिसे आप टोनोप्लास्ट कह रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होने चाहिए और वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक्टिवली अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करें इस तरह की चीजों को इसके अंदर वैक्यूल के अंदर। तभी वैक्यूल के अंदर जो सैप है उसमें जो कंसंट्रेशन है वो बाहर साइटोसोल से ज्यादा हो सकती है। सो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, मुझे अपना रीजन भी समझ में आ गया। अब मैं क्या देख रहा हूं यहां, इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये बात तो सही है लेकिन किसी भी तरह ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है मेरे असर्शन को। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं छोटे होते हैं, मल्टीपल होते हैं। प्लांट सेल में जनरली एक होता है, 90% तक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है। आप देख सकते हैं फिगर में भी काफी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। सो चौथा क्वेश्चन करिए। Erythrocytes in many mammals and sieve tube cells in vascular plants are considered living cells despite lacking a nucleus। This is a very important question और हमें ये समझ में आ गया कि ये जिंदा है। अब जिंदा रहने के लिए कोई जरूरी नहीं है न्यूक्लियस हो। ट्रू न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोट के पास भी नहीं होता। देखिए डीएनए की भी जरूरत इसलिए है ताकि ये रेप्लिकेट करे। अगर आप जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन जैसा
ऐसा स्ट्रक्चर हो जो सेलेक्टिवली परमिएबल हो। इसका मतलब आप जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको अलग रख सके, ये बहुत जरूरी है। दिस कैन नॉट कम इन इक्विलिब्रियम विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इसके लिए सेलेक्टिवली परमिएबल न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन चाहिए जो चारों तरफ प्रेजेंट हो। ये सेल मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस समझिए। उसके बाद में इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा हो। सो अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो आप इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रख सकते हैं। ये बड़े की कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम कहेंगे लिविंग है। जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस और डीएनए का महत्व मैंने आपको बताया। दे हैव अ डिफाइंड फंक्शनैलिटी, बिल्कुल सही बात है, इनका फंक्शन है, आपको पता है क्या करते हैं दोनों के दोनों। दे प्रेजेंट, इनके अंदर बाकी सेलुलर कंपोनेंट्स है, अभी मैंने आपको बताया दोनों में चारों तरफ बेटे सेल मेम्ब्रेन है, इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है और इनका एक लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल है, और इरिथ्रोपोइसिस होता है बेटे स्टेम सेल में, सारी चीजें तो हो रही हैं। तो ये लिविंग है, ये लिविंग है, इसीलिए ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, और ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सेलुलोज आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज ब्लू इन कलर। आपको पता है बहुत आसान क्वेश्चन है, गलत है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। ये स्टार्च के लिए सही होना चाहिए। स्टार्च ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है और आयोडीन को बीच में कॉम्प्लेक्स कर लेता है, और स्टार्च आयोडीन जो है वो ब्लू इन कलर होता है। और ये टेस्ट जो आयोडीन टेस्ट है ये स्टार्च की प्रेजेंस के लिए किया जाता है। हमें पता है, अब की बार बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 करिए, व्हेन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ये बात बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब है यहां हम ये कह रहे हैं कि एंजाइम जो है वो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, कॉज नहीं करते। अगर एक रिएक्शन हो रहा है बिना एंजाइम के तो स्लो होगा, हमने ये नहीं कहा कि नहीं होगा। और हम ये कह रहे हैं अगर वही रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में हो तो फास्टर हो जाएगा। इसके पीछे हमें वजह पता है, हमने ये कहा कि अगर कोई सबस्ट्रेट है पहले उसको एक्टिवेशन एनर्जी देकर के ट्रांजिशन स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। लेट अस थिंक ऑफ अ स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये सबस्ट्रेट की है, इसका मतलब कुछ एनर्जी यहां पर रिलीज हो जाएगी, लेकिन इसको आपने एक्टिवेशन एनर्जी कहा और ये ट्रांजिशन स्टेट तक आप इसको लेकर के आ गए। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर यही एंजाइम की प्रेजेंस में होगा तब बेटे देखिए पाथ डिफरेंट है, लोअर हो गई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट, हालांकि प्रोडक्ट सेम रहेगा, और इस तरह से ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। एंजाइम्स ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट to product easier and faster. This is absolutely correct. This explains the assertion, and option 1 is the correct answer. 7वां क्वेश्चन करिए, a competitive enzyme inhibition can be overcome by increasing the substrate concentration. ये बात बिल्कुल ठीक है। सो हम ये कह रहे हैं ये एंजाइम है, इस एंजाइम के ऊपर ये एक्टिव साइट है, और ये इसका हम ये कह रहे हैं बेटे नॉर्मल सबस्ट्रेट है, और यहां पर एक और इनहिबिटर प्रेजेंट है, और वो इनहिबिटर काफी कुछ इस जैसा दिखता है, बिल्कुल सेम नहीं है, उस जैसा दिखता है। सो यहां पर सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है और इसी साइट पर बेटे ये भी बाइंड कर सकता है, और अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड करने नहीं देगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चरली सेम है तो एक ही साइट के लिए कंपीट करते हैं, इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव कहा जाता है। अब आप अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें, जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा दें, तो मुझे यह बताइए कि किसके जुड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को ओवरकम किया जा सकता है, वी मैक्स अचीव हो सकती है, केएम वैल्यू बढ़ जाएगी। सो यहां क्या लिखा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड टू डिफरेंट साइट। गलत हो गई ये बात ऑन द एंजाइम। सो ये बात गलत है बेटे, हमने कहा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आप अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 8। एट द एंड ऑफ द एस फेज देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। सो हम एक सेल ले लेते हैं G1 फेज में जिसके क्रोमोसोम में 2 पेयर क्रोमोसोम है, और हमने ये कहा कि इसका नंबर 2n इज इक्वल टू 4 है, और हर एक के ऊपर लेटस से एक एक डीएनए मॉलिक्यूल है, तो हमने कहा डीएनए मॉलिक्यूल भी 2c इज इक्वल टू 4 है। जब इसमें डीएनए जब रेप्लिकेट हो जाएगा तो यहां पर हर एक क्रोमोसोम की 2-2 क्रोमैटिड बन जाएगी।
जाएंगी, क्योंकि आपको डीएनए को रखने के लिए भी जगह चाहिए। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द एस फेज ये कुछ इस तरह की चीज बनेगी। और यहां पर अगर आप देखें तो डीएनए मॉलिक्यूल बेटे रेप्लिकेट हो गए, डीएनए मॉलिक्यूल 4C = 8 हो गया, लेकिन डीएनए नंबर का क्रोमोसोम नंबर 4 ही रहा जब तक सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये दोनों जब तक जुड़े हुए हैं ये एक ही क्रोमोसोम है। अगर स्प्लिट हो गया सेंट्रोमियर और दोनों सेपरेट हो गए तो ये अलग अलग क्रोमोसोम हो जाएंगे, क्योंकि ये स्प्लिटिंग अभी नहीं हुई है एंड ऑफ द एस फेज में, ये एक ही क्रोमोसोम है। सो हमने कहा नो इंक्रीज, हमें समझ में आ गया क्या वजह है। ड्यूरिंग एस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, दिस इज करेक्ट, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्रोमोसोम नंबर क्यों नहीं बढ़ा। तो इमीडिएटली मुझे पता चल गया कि ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 करिए। आफ्टर सेल ग्रोथ इट यूजुअली बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड। सो कंसेप्ट ये है कि ये एक सेल है, ये इसका कमांड सेंटर है जिसे आपने न्यूक्लियस कहा। इस सेल की ग्रोथ हो गई, न्यूक्लियस उतना ही रहेगा, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो खराब हो गया, दूसरा सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो भी बेटे डिरेंज हो गया। सो दोनों चीजों को याद रखिएगा, ना केवल न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो पर हम क्या कह रहे हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो भी खराब हो गया और इसकी फंक्शनिंग खराब हो जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब पहले कैरियोकाइनेसिस हो और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो, सेल डिवाइड कर जाए ताकि ये दोनों के दोनों जो रेशो है वो क्या हो जाए बेटे, रीस्टोर हो जाए। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये बात है कि हमने कहा व्हाई सेल डिवाइड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। सो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है रीजन, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन कीजिए। मियोसिस एनेबल्स कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ ईच स्पीसीज अक्रॉस जनरेशंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सो ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम, मेल में, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम, गैमेट में 23, गैमेट में 23, क्योंकि मियोसिस ने क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस किया है डॉटर सेल में, इसीलिए वो मेंटेन करेगा क्रोमोसोम नंबर अगली जनरेशन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, जिनमें गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन होती है। अगर ये रिडक्शन नहीं होता तो ये नंबर 92 हो जाता, अगली जनरेशन में 184 हो जाता और अगली जनरेशन में पता नहीं कितना हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्योंकि इसने रिड्यूस किया है पैराडॉक्सिकली, समझिए, इसीलिए ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सो हम ये देखें यहां पर क्या लिखा है, मियोसिस इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये बात सही है, इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आप जानते हैं इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से होता है, लेकिन ये बेटे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है मेरे असर्शन को, और ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट आंसर है। उम्मीद है इन 10 क्वेश्चंस की मदद से आपको काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी। इस टाइम जरूर फायदा हो रहा होगा। बहुत जल्दी यूनिट 4 के सिलेक्टेड असर्शन रीजन क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलता हूं।